मामला ये है अदलिया के सामने कि जो कानून हुक्मरान अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने माल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके पास करें तो उनकी हैसियत क्या होगी। आपके इल्म में है कि एक हुकूमत, अक्सरियती हुकूमत चल रही थी, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, कोरोना के बावजूद एक माशी इस्तेकाम की तरफ गामजन थी कि फिर ऐसा हुआ कि अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत कर दिया गया। और हम उस वक्त भी कहते थे, और हम क्या कहते हैं, उनके वज़ीरों ने खुद आकर कहा, बयान दिए कि ये इसलिए करना पड़ा कि जो करप्शन के केसेस थे वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहे थे, लिहाजा ये ज़रूरी था कि इस हुकूमत को चलता किया जाए। और आपने ये भी देखा कि उसकी तायीद उन्होंने खुद किस तरह की कि उसके फ़ौरन बाद नैब अमेंडमेंट लॉज, जिनको हम NRO 2 कहते हैं, वो लाए गए। और जिस तरीके से उनको पार्लियामेंट से पास कराया गया, मैं समझता हूँ वो पार्लियामेंट के चेहरे पर कोई एक अच्छा निशान नहीं छोड़ कर गया। मैं ख़ास तौर पर सेनेट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब वो लॉज को सेनेट में लाया गया तो असूल तो ये है, और स्पेशली ऐसे कानून जिनके फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हो आम पब्लिक के ऊपर, तो असूल तो ये है कि उनको आप कायमा कमेटी में भेजते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भेजते हैं, वहाँ पर उन पर डिस्कशन होती है, वहाँ पर उन पर तजावीज़ आती हैं, तरामीम सजेस्ट की जाती हैं, वापस हाउस में आता है, हाउस में डिबेट होती है, और फिर जाकर ये मरहला आता है कि आप उस पर वोटिंग करें। मगर यहाँ पर जो जल्दी थी वो आपके सामने है कि आनन फानन फ्लोर ऑफ द हाउस पर इन तमाम प्रोसीजर्स को मलियामेट करते हुए बुलडोज किया गया और इस कानून को पास किया गया। और कानून क्या है कि हर एक शिक किसी ना किसी केस में फ़ायदे की तरफ रेफ़र करती है। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह दरवाजे खुले अदालतों के, किस तरह सबको माफ़ी मिलनी शुरू हुई, और इस कानून के तहत सब कुछ इनका माफ़ हो गया। इन्होंने तो माफ़ करा लिया मगर उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम को पे करना पड़ी, और वो हर गुजरते दिन उसकी कीमत पे कर रहे हैं महंगाई की सूरत में। इसलिए कि जब हुक्मरानों का सब कुछ स्टेक पर हो, जब उनकी जायदादें, माल और दौलत मुल्क से बाहर हो, तो वो किस तरह स्टैंड ले सकते हैं। और यही हमने देखा कि एक ऐसी मईशत जो कि इस्तेकाम की पटड़ी पर चढ़ चुकी थी, उसको पटड़ी से उतारा गया, और ना सिर्फ वो पटड़ी से उतरी बल्कि पटड़ी ही उखाड़ दी गई, और अब आपको सिर्फ मईशत के डब्बे इधर उधर बिखरते नज़र आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि शायद कोई IMF का इंजन इसके साथ लगेगा और ये डब्बे फिर चल पड़ेंगे। मगर अवाम क्या देख रहे हैं? हर गुजरते दिन के साथ एक से एक नया अजाब महंगाई की सूरत में, हर गुजरते दिन वो इनकी करप्शन की कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। कभी आप देखते हैं कि आटा की लाइनों में लगे हुए हैं, कभी आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई हैं। पहले तो अवाम खुद धिक्के खाते थे, अब वो गाड़ियों को धिक्के लगाते नज़र आते हैं। आप देखते हैं कि एक दिन ऐलान होता है कि बिजली की कीमत में इजाफा, अभी वो हजम नहीं होता, तो आज आप देखें 124% गैस के नरह में इजाफे की नवीद सुनाई गई है, और ये ना थमने वाला सिलसिला जारी और सारी है। सवाल ये पैदा होता है कि अवाम ये कीमत क्यों अदा करें अपने इन हुक्मरानों की। सवाल ये पैदा होता है कि ये मुल्क क्या इस तरह आगे चलता रहेगा? जवाब इसका नफ़ी में है।
जवाब इसका क्या है? जवाब यह है कि अभी भी वक्त है, आइन की किताब को खोलो, अभी भी वक्त है, अदलिया के फैसलों को मानो, अभी भी वक्त है कि इस मुल्क को दोबारा एक जमहूरी पटड़ी पर चढ़ाओ। और उसके लिए आइन क्या कहता है? आइन कहता है, अदलिया क्या कहती है? अदलिया के रिमार्क्स हैं इनकम्प्लीट पार्लियामेंट के। आप देख रहे हैं कि आज 2 सूबाई असम्बलियाँ वो हैं ही नहीं है, वो तख्लील हो चुकी हैं। तो आइन तो रास्ता दिखा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना आपको कराना पड़ेगा। आइन की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है कि वो डायरेक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि फिल 4 इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, मगर हम देखते हैं कि अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मीटिंग्स की शुनीद है कि शायद एक इलेक्शन कमीशन का वफ्द मिलेगा गवर्नर से, गवर्नर साहब क्या फरमाते हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त मायने नहीं रखती। मैंने अगर कोई चीज़ रखती है तो वो ये कि आप अदलिया के हुक्म के मुताबिक, आइन के मुताबिक फिल 4 इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें ताकि ये मुल्क वापस जमहूरियत की पटड़ी पर आए और आवाम को कोई उम्मीद नज़र आए कि वो उनको भी शायद रिलीफ मिलने की सूरत बने। शुक्रिया जी। मैं 3 बातें करूंगा, क्योंकि पहली बात यह है कि ये इमरान खान साहब के पास आए शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए। इन्होंने वो NRO के लिए अपनी दस्तावेज़ सामने रखी। बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। जब इन्होंने देखा कि जैसा कि शहजाद वसीम साहब बता रहे थे कि इनके जो केसेस हैं वो बिल्कुल अब अपने उस पे मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये सड़कों पे आए, इन्होंने एक धरना किया, दूसरा धरना किया, इन्होंने मार्च किया, कांपे टांगी मार्च हुआ, डी चौक तक ये आए, सब कुछ हुआ, एहतजाज करते रहे। सिर्फ एक चीज़ के लिए वो डिमांड थी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने इन्होंने रखा, वो पूरा फर्रा एक रखा कि जी अगर आप ये मान जाएं जो 34 से ज़ायद अमेंडमेंट्स थी नैब ऑर्डिनेंस में, अगर इमरान खान ये मान जाते हैं हम अपना प्रोटेस्ट भी वापस लेंगे, हम नहीं करेंगे प्रोटेस्ट। हम फैटिव जब आया जो कानून साजी पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी थी, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, उस पर भी इन्होंने ब्लैकमेल किया और फिर मशरूत कर दिया कि वो फर्रा फिर सामने ले आए कि अगर आप ये नैब अमेंडमेंट्स कर देते हैं हमारे साथ तो हम आपको फैटिव पर भी वोट कर देंगे। कोरोना आया, कोरोना के बीच में भी इन्होंने हर जगह पर यही शर्त रखी कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अगर इमरान खान इस दस्तावेज़ को मान जाएं, वो दस्तावेज़ जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत तो छोटी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए मैं इनको NRO नहीं दूंगा। फिर इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मकसद आपको समझ आ जाना चाहिए, मकसद एक ही था, मकसद ये था कि किसी तरह से अपने आप को करप्शन केसेस से रिलीफ दें। इन्होंने दूसरा रास्ता ये अख्तियार किया कि इमरान खान को ही हटा दिया जाए और ये खुद आकर NRO ले लें, और ऐसा ही हुआ। इमरान खान की हुकूमत को जिस तरीके से भी उसकी इन्होंने तफसील में बात की है, जो इन्होंने इस्तेमाल किया 2 नंबरी से, वो आकर इन्होंने पहला काम ये किया, नैब अमेंडमेंट्स कर दी जो आज चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और उससे हुआ क्या, उससे इनके तो सारा इनको रिलीफ मिल गया, लेकिन जिस तरह ये बता रहे थे अवाम को तकलीफ का सफ़र शुरू हुआ। और ये जो 9-10 महीने हैं किधर आ गया पाकिस्तान। एक NRO 1 था जो मुशर्रफ ने दिया था, और जनरल मुशर्रफ अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, उन्होंने बाद में एडमिट कर लिया कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी इनको NRO देना। उस NRO से जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। 6,000 अरब रुपये कर्जा था मुल्क की तारीख में 1947 से लेके
इनके आने तक, NRO 1 के होने तक, और NRO 1 के होने के बाद 10 साल ये लोग आते हैं, 6,000 अरब से उसे 30,000 अरब पे लेके चले जाते हैं, और बाकी सारे फिगर्स आपके सामने इन्हीं की हुकूमतों के। फिर इमरान खान साहब आते हैं, और जो जो इमरान खान साहब इक़दामात करते हैं, 6% पे हमारी ग्रोथ रेट चली जाती है, एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड सारे तोड़ देती है, रेमिटेंसेस 19 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर पे चले जाते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो अमेरिका नहीं दे सका अपने शहरियों को, वो इमरान खान ने दी, मुफ्त इलाज की सहूलत 10 लाख रुपए सालाना हर ख़ानदान को इमरान खान को वो लेकर 10 डैब्स की तामीर शुरू हुई। हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा था। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ज़राअत की ग्रोथ देखें, इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें, सर्विसेज की ग्रोथ देखें, मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ये 6% GDP ग्रोथ के अंदर, ये सारी चीज़ें आई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये PDM का अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है जब वो हुकूमत में आए। अब जब इमरान खान की हुकूमत चली जाती है, तो आज NRO 2 के नुकसानात जो हैं उसका आप अंदाज़ा लगाइए। इस वक्त हेल्थ कवरेज फारिग कर दी इन्होंने, गरीब के पास वो सहूलत अब नहीं रही, साथ में हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई, ग्रोथ हमारी गहरी नीचे, फॉरेन रिजर्व्स हमारे ख़त्म होकर रह गए हैं हर लिहाज। और महंगाई जो इमरान खान के दौर में फूड इन्फ्लेशन जो कि 15% था, फूड इन्फ्लेशन जो 15% था, वो आज 42% पे चला गया है, 42% पे चला गया है। तो ये हुआ जी NRO 2। इंशाल्लाह, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, ये बिल्कुल अवाम के साथ ज़्यादती है। अवामी नुमाइंदे कभी भी ऐसी लेजिस्लेशन करने का हक़ नहीं रखते जो कि अवामी तौर पे जिसको अवाम को नुकसान हो, कौम को नुकसान हो। इसलिए उम्मीद है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो है फ़ैसला जो है इसके ख़िलाफ़ आएगा, हमें उम्मीद है, और पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल, आखिरी बात कर रहा हूँ, एक ही है, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो किया जाए, इलेक्शन कराए जाएं, जमहूरियत में जमहूर को सुना जाता है। और इमरान खान अपना अगला कार्ड भी उनका तैयार है, और अगर ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं करते, जो कि आईनी हक है इस अवाम का कि इलेक्शन कराए जाएं, तो फिर इमरान खान साहब पूरी कौम को कॉल देंगे। और क्योंकि सारे सर्वे, सारे बाय इलेक्शन सब इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन चाहती है। जी सर जी, ये बता दें कि सॉरी, देखें, पहली बात तो ये, अगर अटॉर्नी जनरल का कोई काम नहीं है सेनेट में आकर बयान देना। नंबर 2, जो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हुकूमती सेनेटर ने उसको उठाया था, मगर वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि मीठा मीठा हापअप, कड़वा कड़वा थू थू। वो ये नहीं बात करते कि यहाँ से ये रिमार्क्स भी किए कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, वो ये नहीं, वो सिर्फ अपने मकसद की बात करते हैं। मगर आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये आप ज़रूर देखें कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म तरीके से नून लीग की तरफ से अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है, क्योंकि उनको पता है कि अहम केसेस और इनकी हिस्ट्री है। इसी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले कौन थे? यही नून लीग थी। और इनकी ये हिस्ट्री है कि इनकी कोशिश ये होती है कि बजाय आइन कानून की बालादस्ती या अदलिया के एहतराम पर उनको प्रेशराइज़ करने की ये नाकाम कोशिश करते हैं, जो इंशाल्लाह फिर नाकाम होगी। और फैसले हम उम्मीद करते हैं, कौम की इस वक्त उम्मीदें हैं कि अदलिया की तरफ कि आइन और कानून की बालादस्ती। सर जी, ये बता दें, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की मिशत पे PTI एतमाद नहीं कर रही है, हुकूमत में ऑलरेडी एतमाद नहीं है। क्या समझते हैं, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या अदलिया के अंडर इलेक्शन हो या फौज के अंडर इलेक्शन हो, क्या समझती है PTI? देखें, इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए, तो ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। दूसरा, हम पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, हम तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद इलेक्शन लड़े हैं। हम आज भी समझते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने जानिबदाराना अपना तर्ज अमल जारी रखा हुआ है, मगर अल्लाह के हुक्म से, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अवामी तायद है इमरान खान के लिए
तहरीक इंसाफ के लिए, हमें उस पर पूरा यकीन है। तमाम तर धांधली, तमाम तर हथकंडों के बावजूद इनको यही डर है कि ये जो मर्जी कर लें, जिस दिन इलेक्शन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ सेनेट की वापस जो आएगी। ओपन बैलेटिंग का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया और उसमें वाज़े उन्होंने लिख दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि हम गालिबन नवंबर में हम तैयार होंगे इलेक्शन कराएं। पिछले नवंबर की बात कर रहा हूँ। ओके जी।